नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो अपनी जो सीरीज चल रही है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की उसमें। और जहाँ तक हमने थॉमस होब्स को कंप्लीट कर लिया था वैसे ही हम आज जॉन लॉक को भी कंप्लीट करेंगे। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो में रहेगी कि यदि आपने जो थॉमस होब्स के बारे में जो प्रीवियस वीडियो है वो आपने नहीं देखी है तो अभी पहले जॉन लॉक की वीडियो ना देखें, आप पहले थॉमस होब्स को समझें। पहले जो वीडियो है उसको देखें, तब क्योंकि जब हम जॉन लॉक को पढ़ेंगे तो बार बार हम जिक्र करेंगे थॉमस होब्स का। ठीक है, तो इसलिए ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने जो पहले वाली वीडियो थॉमस होब्स की नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लें ताकि जॉन लॉक आपको अच्छे से समझ में आए। खैर, तो स्टार्ट करते हैं आज हम जॉन लॉक के बारे में। एक वो लड़का जो इंग्लैंड में जन्मा, ठीक है, और उसके बाद वो कैसे उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, उनको क्यों सीबी मैकपर्सन बोलते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट, उनको क्यों थॉमस पेन अपनी बुक कॉमन सेंस में बोलते हैं कि ये जो थिंकर है ये कॉमन सेंस का थिंकर है, उन्होंने जो अपना एक आइडिया था टबूला रासा, उसमें कैसे वो सोक्रेटिस के जो एक पुराना आइडिया था उसको क्रिटिसाइज करते हैं और एक अपना एक नया जो आइडिया है जो ह्यूमन माइंड पे है, ह्यूमन माइंड की नॉलेज है वो कहाँ से आती है, उसके बारे में सोक्रेटिस के बिल्कुल अपोजिट अपना एक आइडिया देता है। ठीक है, कैसे वो एक इंग्लैंड में जो चल रही टसल, जिसमें जो हमने जो थॉप्स पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड का सिविल वॉर चल रहा था कैसे वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद 1688 में कैसे वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, कैसे इस जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट उनकी थिंकिंग पे, उनकी थॉट प्रोसेस पे, उनकी राइटिंग्स पे पड़ता है। तो इन सब के बारे में आज हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉन लॉक के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम उनकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी थिंकर की जो अर्ली लाइफ है वो जानने से और उसके बारे में अच्छे से पता होने से जो आइडियाज़ हैं जो वो आगे आने वाले टाइम में अपनी मैच्योर एज में जो आइडियाज़ अपने देते हैं, वो राइटिंग्स जो अपनी देते हैं उसके बारे में काफ़ी हमें आइडियाज़ हो जाते हैं कि उनके जो अर्ली चाइल्डहुड में जब वो यंग थे तो उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे, क्या क्या इंसिडेंट उन्होंने देखे थे। जैसे हम थॉमस होब्स को पढ़ते हैं तो उन्होंने पहली स्टेटमेंट में आर्माडा वॉर का वो जिक्र करते हैं, क्योंकि वो भी इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ये भी इंग्लैंड के रिंगटन जो यहाँ पे लोकेटेड है, एक छोटा सा कस्बा, वहाँ पे पैदा होते हैं, एक छोटा सा गांव है वहाँ पे ये पैदा होते हैं इंग्लैंड में। और वो होप्स भी आपके इंग्लैंड में ही पैदा होते हैं। और वो कैसे उनका जो अर्ली चाइल्डहुड है जिसमें वो आर्माडा वॉर के बारे में जिक्र करते हैं और वो बताते हैं फियर एंड आई वर बोर्न टुगेदर, डर और मैं एक साथ पैदा हुए, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, जिसका वो रीजन भी देते हैं। और उसके बाद उसी को वो जोड़ के बोलते हैं कि मैन क्या है, एक पावर सीकिंग एनिमल है। ऐसे ही जब हम देखेंगे अभी जॉन लॉक के बारे में कि वो इंग्लैंड में पैदा हुए एक छोटे से गांव में यहाँ पे, और उसके बाद उनकी जो फैमिली है, उनके फादर वो एक लॉयर थे। ठीक है, एक लॉयर थे और ड्यूरिंग जो इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था उसमें वो सपोर्ट करते थे पार्लियामेंटेरियन को। ठीक है, क्योंकि जब हम होप्स पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा है वो किसके बीच में चल रहा है। जो रॉयल फैमिली है, कैवेंडिश जो फैमिली थी, जिसमें जिनके बच्चों को आपके थॉमस होब्स पढ़ाते थे। और थॉमस होब्स, कमाल की बात है कि थॉमस होब्स आपकी उस फैमिली की तरफ टिल्टेड थे, वो उनको सपोर्ट करते थे, इसलिए वो एक सॉवरेन को ज़्यादा पावर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन लॉक जो कि फादर ऑफ लिबरलिज्म है, उनके फादर के जो आइडियाज़ हैं उनसे वो कैसे इंस्पायर होते हैं। उनके फादर एक लॉयर थे और वो ड्यूरिंग जो इंग्लिश सिविल वॉर था उसमें जो पार्लियामेंट्री जो साइड थी, क्योंकि एक तो था रॉयल फैमिली की तरफ सिविल वॉर, दो लोगों के बीच में, दो जो पार्टी थी उनके बीच में चल रहा था। एक तो वो था जो कैवेंडिश जो रॉयल फैमिली थी, और एक वो जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट चाहते थे बेसिकली उनकी तरफ। तो इनके जो फादर थे वो बिल्कुल ही टिल्टेड थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की तरफ और बिल्कुल ही वो अगेंस्ट थे किसके, रॉयल फैमिली की। तो इसलिए भी इन पे काफ़ी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और ये जो जैसे हम आगे बात करेंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी दो ग्रुप है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, और जैसे इन दोनों के डिफरेंस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली ये ऐसे ही है जैसे आपके जैनिज्म में श्वेतांबर दिगंबर होता है, ठीक है, और सिया और सुन्नी आपने सुना होगा, ठीक है। ऐसे ही जो क्रिश्चियनिटी में है वो है आपके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। इसके बारे में आपको डिफरेंस मैं आगे बताऊँगा। बेसिकली ये एक इनकी फैमिली में काफ़ी जो धर्म के लिए काफ़ी ये एक तरफ टिल्टेड थे। और इनकी जो एजुकेशन है, अर्ली जो एजुकेशन है वो वेस्टमिंस्टर स्कूल में लंदन में हुई थी। उसके बाद उन्हें जो क्राइस्ट चर्च है ऑक्सफोर्ड का, वहाँ भेज दिया जाता है। उसके बाद जो अपनी जो कॉलेज की जो स्टडी है जिसमें फिलोसफी, मेडिसिन, नेचुरल साइंस के बारे में, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से अपनी एजुकेशन लेते हैं और वो डेकार्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं जब हम थॉमस होब्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो भी डेकार्ट से काफ़ी आपके इन्फ्लुएंस थे। और डेकार्ट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिससे आपके होब्स भी इन्फ्लुएंस थे और जॉन लॉक भी इन्फ्लुएंस थे, कि वो स्टेटमेंट है कि डेकार्ट कहता है कि जो नॉलेज, जो चीज़ें आपने देखी हैं वो उसी
के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो आपने नहीं देखा उसके बारे में आप क्या बताएँगे? आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ये बड़ी ही उस टाइम की कंट्रोवर्शियल चीज़ थी। चर्च के लोगों के लिए काफ़ी बहुत ही अलग चीज़ थी ये, क्योंकि चर्च के लोग काफ़ी चीज़ों को डिफाइन करते थे और यहीं पे डेकार्ट उनके अगेंस्ट वो बोलते थे। और होब्स को हम देखते हैं वो कैसे गैलीलियो से इन्फ्लुएंस होते हैं और गैलीलियो की जब ट्रायल जला दी जाती है चर्च के द्वारा तो उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ पे जॉन लोक भी डेकार्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और डेकार्ट की थिंकिंग से ही कहीं न कहीं रिलेट करके वो अपना जो कॉन्सेप्ट है तबूला रासा, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, उसके बारे में भी वो बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो डेकार्ट से काफ़ी और अदर जो फिलोसोफर हैं उस टाइम के उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें वो सीखते हैं। और जो उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री 1656 में अर्न की थी और मास्टर डिग्री उन्होंने 1658 में अर्न की थी ऑक्सफोर्ड से। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड में ही वो पढ़ाने लगते हैं, जहाँ पे वो सीखते भी हैं ग्रीक और मॉरल फिलोसफी के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं बेसिकली, उसके बाद वो क्या होते हैं, उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है, जिसमें उनके जो पर्सनल वो सर्व करते हैं एक पर्सनल फिजिशियन की तरह और एडवाइजर की तरह किसको, लॉर्ड एस्ले को। और लॉर्ड एस्ले वही पर्सन है जो कि विग जो पार्टी है WHIG उस टाइम की जो इंपॉर्टेंट पार्टी है जो प्रोटेस्टेंट्स की तरफ टिल्टेड थी। क्योंकि जब हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि कैसे जो टसल बेसिकली जैसी जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है 1688 का इंग्लैंड का, उसमें जो पावर ट्रांजिशन हुआ था वो बहुत ही स्मूथली हुआ था। वहाँ पे कोई इतना ब्लड सेड नहीं हुआ था, ठीक है, वो इतनी मारकाट नहीं हुई थी, तो इसलिए उसको बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ब्लड लेस रेवोल्यूशन। और यहीं पे जब हम देखते हैं आपका ये जो होप्स के टाइम का इंग्लैंड का सिविल वॉर, वहाँ पे चार्ल्स वन को मार दिया जाता है, काफ़ी उठापटक होती है, काफ़ी ब्लड सेड होता है। तो बेसिकली यही एक डिफरेंस है कि ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का उनकी थिंकिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जब इनकी हम थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं जो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर है आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन में, उसका इम्पैक्ट हमें जॉन लॉक पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो वो सर्व करते हैं पर्सनल फिजिशियन और एडवाइजर की तरह लॉर्ड एस्ले, जो कि विग पार्टी से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं जॉन लॉक भी विग पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसकी तरफ जो आइडियाज़ है उनकी तरफ टिल्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो पार्टी थी और ये जो पर्सन थे लॉर्ड एस्ले, ये विग पार्टी के बहुत ही जो प्रोमिनेंट लीडर थे और ये बिल्कुल ही अपोजिट थे, एब्सोल्यूट थे रूल ऑफ मोनार्की के। बेसिकली जो आपका जो इंग्लिश सिविल वॉर होता है उसमें क्या होता है, चार्ल्स वन को मार दिया जाता है, फिर उसका भाई चार्ल्स टू आता है, जो यहाँ पे जेम्स टू भी आता है जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हम देखेंगे। तो इन सब के जो रॉयल जो फैमिली थी उसके वो अगेंस्ट थे, उसका जो रूल था उसके अगेंस्ट थे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को चाहते थे जो विग पार्टी थी। और ये जो धर्म था ये प्रोटेस्टेंट फॉलो करते थे, ये कैथोलिक। और यहाँ पे देखने वाली बड़ी ही जो इंपॉर्टेंट बात है, जो रॉयल फैमिली थी वो कैथोलिक थी और उसी जगह पे जो ज़्यादातर लोग थे वो आपके प्रोटेस्टेंट थे। वो जब हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। और लेटर लाइफ में क्या करते हैं, इसमें बताया जाता है कि एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्हें क्यों आपका जो नीदरलैंड का हॉलैंड है वहाँ पे जाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड एस्ले हैं जो विग पार्टी से बिलोंग करते हैं और जो कि प्रोटेस्टेंट हैं और जो अगेंस्ट हैं रॉयल फैमिली के, तो वो एक षड्यंत्र रचते हैं किसको मारने का, चार्ल्स टू और जेम्स टू जो कि रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, राजा हैं, तो उनको मारने का प्लॉट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस इंसिडेंट में जो आपके जॉन लॉक है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट इनके साथ हैं तो नाम तो जरूर आएगा। यदि आप किसी के साथ होते हैं, कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो नाम तो आपका भी जरूर आता है, भले ही आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या ना हो। तो यही यहाँ पे जॉन लॉक के साथ होता है। यहाँ पे एक असासिनेशन प्लॉट किया जाता है जिसमें फेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से जॉन लोग भी इस चीज़ में आपका फंस जाते हैं कि ये जो जेम्स टू और चार्ल्स टू को मारने की कोशिश कर रहे थे। और इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि वो चीज़ फेल कर जाती है और वो पता लग जाता है, और ये भी बताया जाता है कि जॉन लोग भी इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली, बल्कि वो इन्वॉल्व थे नहीं। तो इस वजह से वो बचने के लिए कुछ टाइम तक वो आपके नीदरलैंड चले जाते हैं। और नीदरलैंड आप पूछोगे नीदरलैंड ही क्यों गए, वो फ्रांस चले जाते, कहीं और चले जाते। बेसिकली नीदरलैंड इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे और राजा थे, वहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट थे वो इन्हीं की जो आइडियोलॉजी थे उससे मैच करते थे। बेसिकली आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिफरेंस क्या है, एक मोटा मोटा बड़ा बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो कैथोलिक हैं वो क्या है, थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। प्रोटेस्टेंट्स क्या हैं, आपके थोड़े रिफॉर्म चाहते हैं वो, ठीक है। कैथोलिक आपके क्या करते हैं, जो चर्च में जो पोप है उसको भी मानते हैं और बाइबल जो उनकी जो होली बुक है उसको भी मानते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स आपके क्या है, वो पोप को ज़्यादा नहीं मानते, वो सिर्फ मानते हैं आपकी बाइबल बुक को। यहीं पे आपके जो कैथोलिक हैं वो प्रॉपर्टी को इतना तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी अपने पास रखना ठीक नहीं है। प्रोटेस्टेंट्स यहाँ पे कहते हैं कि प्रॉपर्टी अर्न करना एक अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। यही आपका हम देखते हैं कि आपके जो जॉन लॉक हैं जो कि प्रोटेस्टेंट हैं, वो भी जो प्रॉपर्टी है, नेचुरल राइट के बारे में जब
हम बात करेंगे लाइफ लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, और प्रॉपर्टी के लिए ही जब वो बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो सीबी मैकपर्सन इनको कहते हैं क्या, कि ये हैं एक पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जॉन लॉक को किसने पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट कहा था। और थॉमस पेन की जो बुक है कॉमन सेंस, उनकी वैसे दो बुक है आई थिंक, एक कॉमन सेंस, एक द राइट्स ऑफ मैन है। कॉमन सेंस में वो बोलते हैं कि आपके जो जॉन लॉक है वो क्या है, एक कॉमन सेंस के थिंकर है। तो खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कैसे यहाँ पे जो इंग्लैंड से कैसे वो हॉलैंड नीदरलैंड आके रहते हैं, उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। और वो वापस इंग्लैंड कब जाते हैं, जब वहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपका खत्म हो जाता है 1688 में, और जो पावर है बहुत ही स्मूथली ट्रांसमिट हो जाती है किससे, रॉयल फैमिली से। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट है वो इंग्लैंड में फॉर्म हो जाती है, और इनकी जो डेथ है वो 1704 में इंग्लैंड में ही होती है। बल्कि अब हम जब काफ़ी बार हम जिक्र कर चुके हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन का, तो थोड़ा हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में भी जान लेते हैं। बेसिकली जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसमें क्या है कि जो आपकी जो रॉयल फैमिली है उसके राजा किंग जेम्स टू हैं, जो कि आपके चार्ल्स सेकंड के भी भाई है, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट तो मार दिया गया था ड्यूरिंग आपका इंग्लैंड सिविल वॉर। ठीक है, और ये जो वॉर होता है जो कि रूल करते हैं बेसिकली किंग जो जेम्स सेकंड है, ये आपके रूल करते हैं 1685 से 88 के, जो कि क्या है, एक कैथोलिक मोनार्क है। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। तो बेसिकली ये एक कैथोलिक मोनार्क है, और यहीं पे इनकी जो जनता है वो कमाल की बात है कि ये प्रोटेस्टेंट कंट्री है, ये कंट्री प्रोटेस्टेंट है, और राजा आपके क्या है, कैथोलिक मोनार्क है। तो यहाँ पे जितनी भी उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो थोड़े बहुत उनके जो एरियाज में जो कैथोलिक रहते हैं, तो उनकी ज़्यादातर जो पॉलिसीज हैं वो टॉलरेंस है किसकी तरफ, कैथोलिक की तरफ। ठीक है, अभी जैसे रिसेंट में एग्जांपल हम देख रहे हैं बांग्लादेश का, तो धीरे धीरे आपको वहाँ भी यही चीज़ नजर आएगी, जिस हिसाब से जिस ट्रेजेक्ट्री पे उनके जो वर्क चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो बेसिकली खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंग जेम्स सेकंड है, ये यहाँ पे कैथोलिक मोनार्क है। जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उस साम्राज्य में या उस राज्य में, वहाँ के लोग जो प्रोटेस्टेंट हैं, तो यहीं पे हम देखते हैं कि कैसे ये लोग जो प्रोटेस्टेंट थे, ये कैसे बुलावा देते हैं किसको, विलियम ऑरेंज को, जो कहाँ से बिलोंग करता है, जो कि आपके नीदरलैंड से बिलोंग करता है। उसको बुलावा देते हैं कि आप आइए, आप इंग्लैंड पे क्या करिए, धावा बोल दीजिए, और हम आपके साथ हैं। क्यों, क्योंकि हमें जेम्स टू जो है, जो रॉयल फैमिली के यहाँ जो पावर है उसको हमें हटाना है। तो जो विलियम ऑरेंज है 1688 में, वो क्या कर देता है, धावा बोल देता है इंग्लैंड पे, एक बहुत ही छोटी सी आर्मी लेकर। क्योंकि छोटी सी आर्मी, उनको पता ही था कि उनको इन्विटेशन किससे मिला है भाई, वहाँ इंग्लैंड की जनता से मिला है। वहाँ पे जो राजा है वो तो क्या है, कैथोलिक मोनार्क है, और यहाँ पे जो जनता है वो क्या है, प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन है। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे क्या है, विलियम ऑफ ऑरेंज जो है, वहाँ के जो नीदरलैंड के हैं, वो बहुत ही छोटी आर्मी लेकर यहाँ पे आपके आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा ब्लड सेट होता नहीं है। बेसिकली सिंपली क्या होता है कि जो आपके जो जेम्स सेकंड है, ये क्या है, फ्रांस भाग जाते हैं, और क्या है कि ये ब्लड लेस ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। क्योंकि जनता तो क्या है कि जैसे ही वो अटैक करते हैं एक छोटी सी आर्मी से, तो जनता जो प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं वो तुरंत क्या है, इस विलियम की तरफ हो जाते हैं, और ये जेम्स टू भाप लेते हैं कि अब तू फंस गया। तो बेसिकली वो चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं फ्रांस की तरफ, तो ज़्यादा ब्लड सेट होता नहीं है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन को इसलिए क्या बोला जाता है, आपका ब्लड लेस रेवोल्यूशन बोला जाता है। लेकिन यहीं पे जब हम होप्स का जो वो देखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश सिविल वॉर है, उसमें क्या है कि काफ़ी ब्लड सेट होता है, चार्ल्स वन को भी मार दिया जाता है, और काफ़ी उठापटक चलती है। तो उसका इम्पैक्ट इसलिए उन पे आता है, और यहीं पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आपके जॉन लॉक पे दिखाई देता है। बेसिकली मैं यही बताता हूँ कि जब भी आप थिंकर पढ़ते हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा इन डेप्थ से पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि वो आइडिया उसने क्यों दिया, वो बुक उसने क्यों लिखी। ठीक है, जब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको हर बार मैं हर एक नए थिंकर के प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको टेलीग्राम जो है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आपको ज्वाइन कर लेना है यदि ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। बेसिकली टेलीग्राम ज्वाइन करने का यही फायदा होगा मेरा, कि हर वीडियोज़ के साथ जो भी वीडियो, अब जैसे थॉमस होब्स का हो गया, जॉन लॉक का हो गया, तो इनके रिगार्डिंग मैं टॉपिक कवर होने के बाद 100 से 150 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, जो कि क्विज फॉर्म में होते हैं, जिसको आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो वो ज्वाइन करना ना भूलें। खैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ब्लड लेस रेवोल्यूशन इसलिए बोला जाता है कि जेम्स टू आपके फ्रांस भाग जाते हैं 1600 दिसंबर 1688 में, और एक ब्लड लेस ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। और यहीं पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब खत्म होता है, तो यहीं से जॉन लॉक जो आपके हॉलैंड रह रहे थे बेसिकली, तो वो वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। और जो 1689 में है, वो विलियम और मैरी क्या कर दे, विलियम और मैरी बेसिकली ये दोनों शादी कर लेते हैं। मैरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो मैरी थी ये खुद प्रोटेस्टेंट थी, और ये किसकी बेटी थी, ये जेम्स सेकंड की बेटी थी। और ये क्या करते हैं कि
यहाँ पे सोवरेन इस्टेब्लिश कर देते हैं, जो आपका जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यहाँ पे क्या है कि जो क्राउन है वो हट जाता है, और यहाँ पे जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के जो क्या इस्टेब्लिश करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वहाँ पे इंग्लैंड में इस्टेब्लिश कर दी जाती है। और 16 दिसंबर 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो जाता है, और उसके बाद जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है वो इनेक्ट कर दिया जाता है 1689 में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाती है, जो लिमिट कर दी जाती है पावर ऑफ मोनार्की, और एक फाउंडेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस किया जाता है, जो कि है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बारे में बात करता है। बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि एक तो आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स की है, ये आपको ध्यान रखनी है, और इसके बाद जो पार्लियामेंट्री जो मोनार्की है वो स्टैब्लिश हो जाती है, और जो लोग भी आपके हॉलैंड से आपके कहाँ आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके जोन लोग हैं, क्योंकि जब भी हम जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम 3 ही थिंकर जो देखेंगे। सबसे पहले आपका थॉमस होब्स, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कल मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे जॉन लॉक, जो आज हम पढ़ रहे हैं। फिर हम देखेंगे रूसो, ठीक है। उसके बाद तो जब हम बेंथम देखते हैं तो बेंथम तो बिल्कुल ही नकार देता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को, तो वो मानता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है जिसपे नेचुरल राइट्स की बात करता है आपका क्या जॉन लॉक बात करता है, जो बताता है कि कितने नेचुरल राइट जो हैं वो क्या है, वो है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। जो तीनों हैं ये काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और ये बताते हैं कि ये जो राइट है ना, ये ग्रांट गवर्नमेंट नहीं करती, ये क्या होते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड करते हैं। जो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जहाँ पे क्या है, थॉमस होब्स क्या कहते हैं कि यदि उसी एग्जाम्पल से देखें कि यदि इंडिया में, आज भारत में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपकी गवर्नमेंट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, लॉज हैं, जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए सोसाइटी से, गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाए, लोग अपने हिसाब से रहे, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। ये एक इनिशियल कंडीशन है जहाँ पे कोई कानून नहीं बने, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है, कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। ये एक बहुत ही बेसिक जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर की जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। तो उसमें बताया जाता है कि होब्स क्या कहते हैं कि यहाँ पे चलो मान लिया फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ लोगों में डर भी आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सब आपस में अपना लड़ने लगते हैं, कि मैन क्या है, एक पावर सीकिंग एनिमल है, तो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसलिए स्टेट ऑफ नेचर में होब्स कहता है कि आपकी जो लाइफ क्या है वो छोटी है, आदमी अकेला है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, और कुछ भी पीसफुल प्रोसेस कुछ भी नहीं है, और शांति बिल्कुल भी नहीं है लोगों के जीवन में। लेकिन यहीं पे जो आपका जॉन लॉक है, जो कि बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, वो बिल्कुल ही होप्स से अपोजिट बात करते हैं, जहाँ पे होप्स कहते हैं कि लाइफ, स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ बहुत बुरी है, लेकिन यहीं पे जॉन लॉक आपका क्या कहते हैं कि लाइफ आपकी बुरी नहीं है, वो लाइफ क्या है, बहुत ही पीसफुल है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि एक तो क्या करते हैं, नेचुरल राइट की बात करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो कंडीशन है वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल राइट। वो कौन कौन सा? लाइफ होगी, लिबर्टी होगी लोगों के पास, और लोगों के पास राइट्स होंगे प्रॉपर्टी रखने के, कि अपनी जहाँ पे वो मेहनत करेंगे उस पर वो हक जमा सकें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। जैसे आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसको कोई नहीं छुएगा, ना ही स्टेट, ना ही गवर्नमेंट, ना ही कुछ, वो मेरी है, ठीक है। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो 3 राइट्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एग्जिस्ट करते हैं तो लाइफ कैसे आपकी क्या होगी, सॉर्ट कैसे हो सकती है, और वहाँ पे केओस कैसे हो सकता है। तो इसलिए जो स्टेट ऑफ नेचर को वो स्टेट ऑफ वॉर बताते हैं होप्स, कि वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल, कि सभी के आपस में लड़ाई हो रही है, उसके बिल्कुल ही अपोजिट आपका स्टेट ऑफ नेचर, आपका लोग बताते हैं कि वहाँ क्या है, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, सब पीसफुल तरीके से जी रहे हैं, लाइफ बहुत ही मज़े से कट रही है लोगों की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थॉमस होब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है और जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर है, दोनों में डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस आता क्यों है? क्योंकि जब भी हम थॉमस होब्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस करते हैं क्या, वो आर्माडा वॉर को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें प्री मैच्योर उनकी जो माता जी है जो उनको बर्थ दे देती है प्री मैच्योर, जिसकी वजह से मरने का डर रहता है, और वो कहते हैं कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। उसके बाद वो देखते हैं कि इंग्लिश का सिविल वॉर देखते हैं, और जिस फैमिली की तरफ कैवेंडिश जो फैमिली, रॉयल फैमिली की तरफ वो टिल्टेड थे, उसी फैमिली के खिलाफ जो पार्लियामेंट्री जो लोग खड़े हो जाते हैं, और इतनी उठापटक चलती है स्टेट में कि वहां के राजा को मार दिया जाता है, फिर पार्लियामेंट्री पावर में आ जाते हैं, फिर चार्ल्स सेकंड पावर गेन करने की कोशिश करता है, फिर उसको गिरा दिया जाता है, और उसके बाद उनको वहां से एग्जाइल, वहां पे बाहर भी रहना पड़ता है इसकी वजह से। तो बेसिकली यही चीजें हैं कि वो ज्यादा उठापटक दिखते हैं, और यहीं पे इसलिए स्टेट ऑफ नेचर को क्या बताते हैं, बुरा बताते हैं कि वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल, सब आपस में लड़ रहे हैं भाई। यहीं पे हम जब देखते हैं आपका क्या
कि आपका जो जॉन लॉक के बारे में हम जब बात करते हैं तो जॉन लॉक स्टेट ऑफ नेचर को पीसफुल क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ग्लोरियस रेवोल्यूशन को। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में इतनी आपकी जो ब्लड सेड तो हुआ नहीं है, और इसीलिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन को जेम्स टूथ हुए, वो चुपचाप वहाँ से निकल गए, फ्रांस भाग गए थे। तो वहाँ पे जो जो पावर ट्रांजिशन हुआ था वो बिल्कुल ही स्मूथ था, वो ब्लडलेस, वहाँ ब्लड सेड हुआ ही नहीं, तो इसलिए उसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं यही इम्पैक्ट भी उन पे उनकी जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन और स्टेट ऑफ नेचर में जो वो बताते हैं लोगों के पास। तो जॉन लॉक क्या, इसलिए वो स्टेट ऑफ नेचर को, ग्लोरियस रेवोल्यूशन को देखते हुए स्टेट ऑफ नेचर को थोड़ा बहुत क्या बताते हैं, पीसफुल बताते हैं। और लोगों के पास पहले से क्या है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, नेचुरल राइट है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहीं पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जब हम होप्स को देखते हैं तो उसमें होप्स बताते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि लोग क्या है आपस में लड़ रहे हैं, तो उस लड़ाई को खत्म करने के लिए लोग क्या है एक साथ आते हैं और अपने विल से, अपनी इच्छा से साथ आते हैं और अपने एक एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे एक सोवरेन का वो गठन करते हैं, और सोवरेन के आगे अपने जो सारे राइट्स है वो रख देते हैं कि हम अपने सारे राइट्स आपके आगे सरेंडर करते हैं। सॉवरेन, मान लो सॉवरेन जो स्टेट है उसको फॉर्मेशन करते हैं, गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन करते हैं, और उसके सामने अपने सारे राइट्स सरेंडर कर देते हैं। और वो कहते हैं कि आप हमारी लाइफ क्या करिए, पीसफुल बनाइए, जो डिस्प्यूट यहाँ पे चल रही है सोसाइटी में, जो उठापटक चल रही है उसको खत्म करिए, हम अपने राइट सारे क्या है, और हम जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसको भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने अपनी इच्छा से साइन किया है। और एक ही कंडीशन बताते हैं होप्स की, जिसमें आप जो सॉवरेन जो आपने बनाया है, सॉवरेन गवर्नमेंट स्टेट जो आपने बनाया है, उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे, जब वो सॉवरेन जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो आपकी लाइफ प्रिजर्व ना कर पाए, आपको आपकी जो लाइफ है वो सेव ना कर पाए, तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, वरना किसी भी कंडीशन में आप उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग को देखते हैं तो लोग क्या कहते हैं, एक तो बेसिकली उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को क्या बता दिया था कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, बिल्कुल पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास पहले से एग्जिस्ट क्या करते हैं, नेचुरल राइट एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्या है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है, ठीक है। और वहीं पे वो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वो बताते हैं कि बेसिकली जो लोग हैं वो दो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। यहाँ पे हमें होप्स और लोग में डिफरेंस दिखाई देता है। तो लोग क्या कहते हैं कि लोग दो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। पहले जो लोग आपस में आके जो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिससे क्या बनती है, सोसाइटी फॉर्म होती है, सिविल सोसाइटी फॉर्म होती है। और उसके बाद जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसके बाद जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करते हैं, उससे गवर्नमेंट आपकी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे लेकिन वहाँ क्या है, होप्स क्या कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसी से आपका सोवरेन बन जाता है और वो वर्क करने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि लोग दो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें पहले में सिविल सोसाइटी बनेगी और उसके बाद आपका क्या बनेगा, गवर्नमेंट फॉर्म होगी सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में। तो बेसिकली इसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो बताते हैं कि इंडिविजुअल जो कंसेंट है टू गिव अप देयर फ्रीडम इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ देयर रिमेनिंग राइट बाय द गवर्नमेंट, कि इसके बारे में बेसिकली यही बात करते हैं कि गवर्नमेंट को राइट्स ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि गवर्नमेंट प्रिजर्व कर पाए उनकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसके बारे में वो बात करते हैं। अब हम देखते हैं जॉन लॉक का थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन में हम देखते हैं कहीं ना कहीं उन पे इंपैक्ट पड़ता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन का, जो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है। जेम्स टू आपके फ्रांस चले जाते हैं, ज़्यादा मारकाट होती नहीं है, ब्लड साइड ज़्यादा होता नहीं है, तो ईजिली जो स्मूथ है वो ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है, और उसका भी काफ़ी इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो बताते हैं कि जो रेवोल्यूशन है स्टेट में वो कब आता है। एक तो आपने क्या किया, जो स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल बता दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिसमें एक में सोसाइटी फॉर्म होती है और एक आपका क्या होता है जिससे आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को उन्होंने क्या बता दिया कि आप हमारी क्या करो, जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है उसको क्या करो, हमारे प्रिजर्व करो, ठीक है। और यहीं पे क्या कहते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट आप तब जा सकते हैं कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है उसमें क्या है कि रेवोल्यूशन आप कर सकते हैं। लेकिन रेवोल्यूशन कब करेंगे आप, कि जब क्या होगी कि वो जो लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट इन द एबिलिटी टू अपहोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बात की गई थी उसको जो गवर्नमेंट है वो कायम ना कर पाए, तो आप रेवोल्यूशन करेंगे। और रेवोल्यूशन भी किस टाइप का होगा, पीसफुल ट्रांजिशन होगा या आपका वायलेंट रेवोल्यूशन होगा। बेसिकली जो जॉन लॉक है वो बताते हैं कि वो प्रीफर करते हैं क्या, पीसफुल मीन्स को प्रीफर करते हैं। बेसिकली उन्होंने जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था उसमें भी उन्होंने यही एक्सपीरियंस किया था, और यही वो चाहते भी हैं। जब थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में वो प्रेफर करते हैं क्या, पीसफुल मीन्स को रिजोल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, कि जो भी गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट आते हैं उसको पीसफुली आप अपना रिजोल्व कर लो, ज़्यादा वायलेंट रेवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यही हम देखते हैं कि उनकी जो थिंकिंग है उस पर कहीं ना कहीं ग्लोरियस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो स्मूथ प्रोसेस हुई थी जो पावर ट्रांजिशन में, तो यहाँ पे भी वो बोलते हैं कि आपका जो डिस्प्यूट होता है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में तो उसको पीसफुली रिजोल्व कर लो। लेकिन फिर भी एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसा होता है कि पीसफुल मेथड फेल कर जाता है,
तो आप जो वायलेंट नेचर ऑफ रेवोल्यूशन है वो आपकी धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोरल ड्यूटी बन जाती है। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप रीच कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप खड़े हो सकते हैं। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे उनकी, क्योंकि बेसिकली जब भी हम थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, इन सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि वो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है वो प्रॉपर्टी का ही है। यहाँ पे उनकी सिमिलरिटी हमें नजर आती है किसमें, जॉन लॉक में और एरिस्टोटल में। एरिस्टोटल भी प्रॉपर्टी पे बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास यदि प्रॉपर्टी होती है, यदि वो प्रॉपर्टी गेन करता है तो उसको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे कि आप एक महीना काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो अगले महीने आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है काम करने की, क्योंकि आपको कुछ प्रॉपर्टी आपने गेन की है। यही आपका एरिस्टोटल बताते हैं। प्लेटो के अगेंस्ट वो बोलते हैं, प्लेटो बिल्कुल ही अपोजिट बोलता है कि प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो स्टेट के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें सिमिलरिटी नजर आती है जॉन लॉक और एरिस्टोटल की थिंकिंग में, कि वो क्या बताते हैं कि इंडिविजुअल क्या है, प्रॉपर्टी आपका एक्वायर कर सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, अपनी मेहनत से वो एक्वायर कर सकता है। क्योंकि मैंने जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में आपको डिफरेंस बताया था, तो उसमें मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो यही है कि कैथोलिक प्रॉपर्टी को तवज्जो नहीं देते हैं और वो बताते हैं कि इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्टेंट जो आपके हैं वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से कमाने से कोई नुकसान नहीं होगा, आप कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे वो कहते हैं, वो मिक्सिंग करते हैं लेबर और लेबर विद नेचर। ठीक है, वो बताते हैं कि व्हेन एन इंडिविजुअल वर्क्स ऑन पीस ऑफ लैंड, कि किसी जगह पे एक आदमी अपनी मेहनत या श्रम अपना लगाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसको क्लेम कर सकता है। बेसिकली उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि ये मेरी है, यहाँ पे मैंने मेहनत की है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो लिमिटेशन भी आपकी देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी आपकी क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं लिमिटेशन जॉन लॉक को लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तरफ आदमी खिंचा चला जाता है। तो इस पे लिमिट लगाते हैं और वो बताते हैं कि इंडिविजुअल आपकी कब तक प्रॉपर्टी आपकी क्या कर सकता, एक्वायर कर सकता है, जब तक वो उसको वेस्ट ना करे, कि कहीं इतनी प्रॉपर्टी एक्वायर ना करे कि बाकी पड़ी हुई वेस्ट हो जाए, किसी बाकी लोगों के काम ना आए। आप उतनी ही प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं जिसका आप यूज करें। आप इतनी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते कि आपने वो प्रॉपर्टी तो एक्वायर कर ली लेकिन वो वेस्ट पड़ी हुई है, वो किसी और के काम आ जाती स्टेट में, लेकिन आपने इतनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली कि वो वेस्ट पड़ी हुई, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, दूसरा वो बताते हैं कि आपका जो वेस्टिंग है प्रॉपर्टी का वो नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर्टी को इतना आपको एक्वायर, बेसिकली वो यही बताते हैं कि इतना एक्वायर नहीं करना है आपको प्रॉपर्टी को कि आप क्या करें कि उसका नुकसान होने लगे और वो वेस्ट होने लगे। ठीक है, आपकी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, तो ये वो लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं। और यदि प्रॉपर्टी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो ये जो टर्म है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, ये आपकी इजाद की थी किसने, सीबी मैकपर्सन ने। इसीलिए सीबी मैकपर्सन जॉन लॉक को क्या कहते हैं कि ये वो स्कॉलर है, ये स्कॉलर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट है। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैकपर्सन जॉन लॉक को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं वो। अब उनकी इंपॉर्टेंट, जॉन लॉक की जो इंपॉर्टेंट बुक है उनके बारे में हम बात करेंगे। जो 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 इनिशियल स्टेजेस पे जो 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 दो बुक हैं, बेसिकली वो ज़्यादा उनकी फेमस नहीं हुई थी। जो बाद की जो बुक है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट हो गया, लेटर ऑफ कंसर्न वो हो गया, तो बेसिकली वो ज़्यादा फेमस होती हैं। और उनका जो कॉन्सेप्ट है टबुला रासा, वो भी हम देखेंगे, वो भी काफ़ी फेमस होता है, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो पहली जो बुक है जो कि 1660 में आती है, बेसिकली ये फोकस करती है पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी के बारे में फोकस करती है। क्योंकि ये क्या करती है, ये रिलीजियस इन फेवर ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में ये बात करते हैं और ये डिफेंड करते हैं इसमें किसका, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं, एनफोर्स रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी। और इस स्टांस को बाद में रिवाइज करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस के थ्रू। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बुक आपके लिए। और जो दूसरी बुक है ऐसे ऑन लॉ ऑफ नेचर, जिसमें जो नेचुरल लॉज और एथिक्स के बारे में बात करते हैं, और जो बात करते हैं यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू रीजन। बेसिकली अब हम देखते हैं मैकेवली के बाद, हम देखते हैं मैकेवली को क्या बोला जाता है। मैकेवली को बोला जाता है चाइल्ड ऑफ रेनेसांस, की एक ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे जो मेडिवल से मध्यकालीन से आप मॉडर्निटी की तरफ आ रहे हैं, और मॉडर्निटी में साइंस को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, रीजन को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो यहाँ पे वो वही बात करते हैं कि नेचुरल लॉ ऑफ नेचर दैट कैन, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कैसे, रीजन से, और दैट कैन गवर्न्स मोरल बिहेवियर। अब जो इंपॉर्टेंट जो वर्क आता है तीसरा, जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है 1689 में, उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क आता है, बेसिकली हम देखते हैं कि जो 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ जाता है, और ये जो राइटिंग है ज़्यादातर उन्होंने अपनी हॉलैंड में, नीदरलैंड में कंप्लीट की थी, लेकिन ये 1689 में जब वो इंग्लैंड वापस आ जाते हैं तब अपना पब्लिश कर दें। तो इसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल फिलोसफी का है। इसमें दो ट्रीटीज़ है। बेसिकली जो फर्स्ट ट्रीटी है उसमें वो बात करते हो, क्रिटिसाइज करते हैं डिवाइन राइट्स ऑफ किंग एंड आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की को क्रिटिसाइज करते हैं। बेसिकली आपको ये नोट डाउन
कर लेना है, ये पीपीटी में है नहीं, बल्कि आपको नोट डाउन कर लेना है कि इस जो फर्स्ट ट्रीटी है इसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं फिल्मर को, ठीक है, वो फिल्मर को क्रिटिसाइज करते हैं। फिल्मर के कौन से वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं? पैट्रियार्का को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो फिल्मर है, पैट्रियार्का जो उनका वर्क है फिल्मर, उसमें वो बात करते हैं डिवाइन राइट्स ऑफ किंग के बारे में और एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में बात करते हैं। यहीं आपके जॉन लॉक क्या है, आपके प्रोटेस्टेंट है और पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तरफ टिल्टेड है, विग पार्टी से वो बिलोंग करते हैं और रॉयल फैमिली के बिल्कुल अगेंस्ट ही थे वो, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से वो फिल्मर का जो आइडिया है, फिल्मर क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात कर रहा है, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स के बारे में बात करता है नहीं, लेकिन यहीं पे आपका जॉन लॉक क्या करता है, नेचुरल राइट के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में बात करता है। तो इसलिए पहली ट्रीटी में वो फिल्मर को क्रिटिसाइज करते हैं। और सेकेंड जो ट्रीटी है इसी बुक में, इसमें वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं कि गवर्नमेंट एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेयर इंडिविजुअल कंसेंट टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। कि हमने देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है उसमें क्या है, इंडिविजुअल अपनी कंसेंट से एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है? कि वो गवर्नमेंट क्या करे, प्रोटेक्ट करे नेचुरल राइट। और नेचुरल राइट जॉन लॉक ने कौन कौन से दिए थे? आपका लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इस पे आपको फोकस करना है। इसी में वो बात करते हैं थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। इस बुक में वो इंपॉर्टेंटली बात करते हैं कि कैसे कि लोगों के पास क्या राइट है कि वो गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके, कि जब गवर्नमेंट उनके फेल कर जाए प्रोटेक्ट करने में उनके राइट्स, बेसिकली लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट फेल हो जाए तो आप रिवोल्ट कर सकते हैं। बेसिकली वो यही बात करते हैं कि पीसफुल रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि आपको यदि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में डिस्प्यूट है उसको पीसफुली रिजोल्व कर लो, ज़्यादा ब्लड साइड सोसाइटी में होना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है, ठीक है। उनकी उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट बुक है, ए लेटर ऑफ कंसर्निंग टॉलरेशन। इसी में वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, ठीक है। इसी में वो बात करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। बेसिकली सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट तो हम मैकेवली से ही देख लेते हैं, इसीलिए उनको फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म भी बोला जाता है। लेकिन थोड़ा और जब हम देखते हैं कि जो थ्योरी ऑफ कंप्लीट, जब थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो आपका जीन बॉडी ने थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी थी। लेकिन जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्लीट सॉवरेनिटी, जो थ्योरी थी सॉवरेनिटी की, वो कंप्लीट सॉवरेनिटी थ्योरी आपकी किसने दी थी? क्या थे, होप्स ने दी थी। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि वो क्या करते हैं, वो सेपरेट ही नहीं करते चर्च और स्टेट को, वो चर्च को क्या करते हैं, अंडर ही ले आते हैं स्टेट के। तो इसलिए भी काफ़ी उनकी जो टसल चलती है चर्च के साथ। और यहाँ पे जो ए लेटर ऑफ कंसर्निंग टॉलरेंस है उसमें भी आपका क्या है, आपका जो जॉन लॉक है वो क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की बात करते हैं। और वो आर्ग्यू करते हैं रिलीजियस जो बिलीफ हैं, जो लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ है, ये आपके पर्सनल मैटर हैं, इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। वो लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें लिमिटेशन क्या देते हैं, वो जो टॉलरेंस है उसमें लिमिटेशन, उसमें वो एक्सक्लूड करते हैं एथीस्ट को और कैथोलिक को। बेसिकली वो मानते हैं कि इनको एक्सक्लूड करने का सबसे बड़ा वो रीज़न देते हैं फ्रॉम हिज आर्ग्यूमेंट ऑफ टॉलरेंस, कि कहीं ये दोनों जो इनको जो मानते हैं, ये जो कम्युनिटी है, ये कहीं ना कहीं खतरा खड़ा ना कर दे सोशल ऑर्डर एंड द स्टेट में, ठीक है। तो इसलिए वो इनको एक्सक्लूड करते हैं अपने जो टॉलरेंस थ्योरी जो देते हैं। उनकी जो एक और जो इंपॉर्टेंट बुक है, एन एसे ऑफ कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड है, स्टडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है, जिसमें वो बताते हैं कि ऑल ह्यूमन नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और यहीं पे हम जो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यहीं पे वो डेकार्ड्स से काफ़ी फेमस होते हैं। डेकार्ड्स की जो हमने इनिशियल स्टेज पे देखा था, तो डेकार्ड की जो एक स्टेटमेंट है कि जो आप देखते हैं आप उसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आप नहीं देखते उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप क्या है कि अपनी ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को समझते हैं। और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट जो लोग लेके आते हैं वो बताते हैं कि और जितने भी लोग हैं वो अपना एक्सपीरियंस ड्राइव करते हैं। कैसे? वो अपना एक्सपीरियंसिस से अपनी नॉलेज ड्राइव करते हैं, ऑब्जर्वेशन से। और इसीलिए वो कॉन्सेप्ट देते हैं अपनी इस बुक में, तबुला रासा, जिसका मतलब क्या है कि माइंड क्या है आपका, एक क्लीन स्टेट है। बेसिकली एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि जॉन लॉक कहना चाह रहे हैं कि आपका जो दिमाग है, जब आप पैदा होते हैं तो वो क्या होता है, आपका बिल्कुल ही दिमाग खाली होता है, एक ब्लैंक स्टेट होता है। आप क्या होता है कि जब आप चीज़ों को देखते हैं, जब आप संसार में आते हैं, जब चीज़ों को देखते हैं, तो आप क्या होता है, उनसे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। आप अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी रीजनिंग आप लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। जितनी चीज़ें देखोगे आप, जितनी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, तो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपकी जो नॉलेज है वो आपके दिमाग पे इम्प्रिंट होने लग जाएगी। ये आपका जॉन लॉक कहते हैं। लेकिन यहीं पे सोक्रेटिस क्या कहते हैं कि जो नॉलेज है ना वो आपके दिमाग पे ऑलरेडी इम्प्रिंटेड है। आपको क्या है कि आपको रीजनिंग लगा के उस जो नॉलेज है उसको समझना है।
बेसिकली आपका सोक्रेटिस के बिल्कुल ही अपोजिट आइडिया देते हैं। सोक्रेटिस तो कहते हैं कि आप जब आप पैदा होते हैं तो आपके दिमाग में पहले से ही जो नॉलेज है वो इम्प्रिंट होती है, आपको बस क्या लगाना है, अपनी रीजनिंग लगानी है, ठीक है। अपनी जो सोल है, जो ट्रू नॉलेज है, उसके थ्रू आप अपनी जो आपके दिमाग पे जो नॉलेज इम्प्रिंट है उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो टबूला रासा जो कॉन्सेप्ट देते हैं आपके जॉन लॉक, उसमें बताते हैं कि दिमाग आपका क्या है, ब्लैंक स्टेट है। आप जितनी भी नॉलेज गेन करेंगे वो आपके जो एक्सपीरियंसेस है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जितना आप ऑब्जर्व करोगे, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना लाइफ में एक्सपोजर लोगे, उतनी आपकी नॉलेज धीरे धीरे आपके दिमाग पे इम्प्रिंट होने लग जाएगी। और उनका जो लास्ट वर्क है, जिसमें सम नहीं, सेकंड लास्ट वर्क है सॉरी, इसमें सम थॉट्स ऑफ कंसर्निंग एजुकेशन पे बात करते हैं, एजुकेशनल थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि एजुकेशन कैसे शेप करती है कि पर्सन के कैरेक्टर को और उसकी एबिलिटी को। बेसिकली यहाँ पे वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं और उसको समझाने की बात करते हैं। और वो बताते हैं प्रोवाइड प्रैक्टिसेस एडवाइस कि बच्चों को कैसे पाला जाए, एडवोकेटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजन, सेल्फ डिसिप्लिन और मोरल वर्च्यूज। बेसिकली वो यही बात करते हैं कि एजुकेशन से कैसे बच्चों का डेवलपमेंट होगा, कैसे उसमें जो रीजनिंग है और सेल्फ डिसिप्लिन है वो डेवलप होगा उनके दिमाग में। बेसिकली इन सब के बारे में वो बात करते हैं। और जो लास्ट जो वर्क है उसमें वो बात करते हैं आपका रिलीजन के बारे में बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में। और क्रिश्चियनिटी को किसके साथ लिंक करते हैं, रीजन के साथ लिंक करते हैं। वो बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी कैसा है, एक रीजनेबल आपका धर्म है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया। वो क्रिश्चियनिटी को बोलते हैं क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट है, और वो बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी कैसा है, एक रीजनेबल धर्म है। और रीजनेबल धर्म का मतलब यही है कि हम इसकी की जो मॉरल टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी है ना, वो अलाइन करती है किसके साथ, नेचुरल लॉ के साथ अलाइन करती है। बेसिकली कहीं ना कहीं वो क्रिश्चियनिटी धर्म को थोड़ा सा साइंटिफिक वे से और साइंटिफिक तरीके से उसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं, नेचुरल लॉ के साथ अलाइन करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं उनकी कुछ फेमस स्टेटमेंट, जिसमें पहली जो स्टेटमेंट है उनकी, वो बताते हैं कि द एंड ऑफ लॉ इज नॉट अबोलिश बट ए प्रिजर्व एंड लार्ज ए फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि बाय नेचर फ्री ऑल इंडिपेंडेंट कैन पुट इनटू स्टेट सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ अनदर विदाउट हिज कंसेंट। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वो स्टेट ऑफ नेचर की ही बात कर रहे हैं, जिसमें वो क्या बताते हैं कि अपनी कंसेंट से गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और अपनी कंसेंट से ही वो क्या करते हैं, सोसाइटी फॉर्म करते हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। और गवर्नमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनके जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व कर पाए। तीसरी स्टेटमेंट में वो बताते हैं कि नो मैंस नॉलेज कैन बी गो बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस। तो यहीं पे वो टेबुला रासा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, और वो डेकार्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, वहीं से वो थोड़ा बहुत आइडिया वो लेते हैं और अपने टेबुला रासा कॉन्सेप्ट में ये जो स्टेटमेंट है वो अपनी देते हैं। फोर्थ जो स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि सभी आदमी क्या है, प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, और देर इज दिस नोबडी हैज़ ए राइट बट हिमसेल्फ, कि वो अपने पास ही रख सकता है। बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है क्योंकि ये नेचुरल राइट है, ठीक है। और वो बताते हैं कि नॉलेज की इंपॉर्टेंस, जैसे हमने देखा था कि एजुकेशन से कैसे वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो कैसे वो नॉलेज एक्वायर करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि जहाँ कानून खत्म हो गया वहीं क्या है, निरंकुशता आ जाएगी। और यहीं पे हम देखते हैं कि ऐसी एक स्टेटमेंट आपके होप्स देते हैं, वो बताते हैं कि जहाँ आपका क्या है, स्टेट नहीं है, वहाँ पे क्या है, फ्रीडम है। लेकिन फ्रीडम तो है, लेकिन उसके साथ साथ डर भी है, इसीलिए आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और अपने लाइफ को प्रिजर्व करना पड़ेगा एक सॉवरेन की तरह। तो इन दी एंड किसी भी थिंकर के बारे में हम पहुंचते हैं तो उसका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि कोई भी थिंकर अपनी स्टेटमेंट देता है तो बगैर क्रिटिसिज्म के तो वो रह नहीं सकता। कि ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कुछ स्टेटमेंट दी और उसका कुछ उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म आया ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल भगवान ही हो गए, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट का क्रिटिसिज्म आना तय है। तो यहाँ पे हम जॉन लॉक के क्रिटिसाइज देखते हैं कि जिसमें सबसे पहले आपका रूसो आता है, जो उसकी प्रॉपर्टी पे क्या करता है, उंगली उठाता है। क्योंकि जब हम लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो रूसो एग्री करते हैं जॉन लॉक के साथ लाइफ लिबर्टी तक, लेकिन प्रॉपर्टी तक वो प्रॉपर्टी पे वो उनके साथ क्या एग्री नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक तो कहते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो तो आप एक इंडिविजुअल आदमी रख सकता है, लेकिन रूसो यहाँ पे कहता है कि प्रॉपर्टी की वजह से ही जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है। क्योंकि जब हम रूसो के बारे में पढ़ेंगे डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, जिसमें दो वो इनइक्वालिटी देते हैं, नेचुरल और मोरल इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जब हम रूसो पढ़ेंगे तब आपको ये क्रिटिसिज्म ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी के लिए जॉन लॉक को क्रिटिसाइज करते हैं, वो बताते हैं कि प्रॉपर्टी की ही वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। कार्ल मार्क्स तो बेसिकली उनको क्रिटिसाइज करेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म, क्योंकि वो कई कैपिटलिस्ट थिंकर थे जिस हिसाब से वो बात करते हैं, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की बात करते थे। और प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए वो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो एक क्या है, एक एक्सप्लॉयटेशन का साधन है, तो इसलिए कार्ल मार्क्स उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। डेविड ह्यूम उनको क्रिटिसाइज करते हैं उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेके। बेंथम उनको क्रिटिसाइज करते हैं नेचुरल राइट, क्योंकि बेंथम लीगल राइट्स में आपका क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। और इसलिए वो नेचुरल राइट को क्या कहते हैं कि नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये स्टेटमेंट भी काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि नेचुरल राइट को कौन नॉनसेंस राइट्स बोलता है, तो बेसिकली वो बेंथम है, क्योंकि वो लीगल राइट्स को प्रमोट करता है।
करते हैं। एडमंड बर्क उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि एडमंड बर्क खुद एक कंज़र्वेटिव हैं। तो वो बताते हैं कि बेसिकली एडमंड बर्क और ह्यूम क्या बताते हैं दोनों, कि हिस्ट्री से हमें बिल्कुल अलग नहीं होना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या आती हैं, हिस्ट्री और कस्टम से निकल के आती हैं। बेसिकली ये तो एडमंड बर्क कहता है, क्योंकि कंज़र्वेटिव है, तो कहीं न कहीं जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, ट्रेडिशनल कस्टम है, हिस्ट्री के साथ वो जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि आपकी जो सारी जो नेचुरल राइट्स वगैरह वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आते। बेसिकली आपको हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा, जो कस्टम है उनको भी समझना पड़ेगा। तो ऐसे वो क्रिटिसाइज़ करते हैं जॉन लॉक को। तो आज अपना जो ये जो चैप्टर था जॉन लॉक पे, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। जितनी भी मैंने आपको नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जॉन लॉक आप पढ़ रहे हैं तो पहले थॉमस होब्स को आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है? ताकि आप, मैंने काफ़ी बार इस वीडियो में इंग्लिश सिविल वॉर का भी जिक्र किया है, तो आप उन चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे, ठीक है? और जब मैं रूसो आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सबसे पहले होब्स और लॉक को पढ़ लेना है, तब जाके आपको रूसो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इन सब चीज़ों को हमें साथ लेके चलना है। आशा करता हूँ जॉन लॉक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अपने जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना ना भूलें। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।